हाँ जी। समझिए, देखिए लॉ मेकिंग प्रोसेस, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। इसके बाद इसकी जो प्रोसीडिंग है, कार्यवाही, वहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है कि संसद का प्राइमरी फंक्शन है लॉ बनाना, कानून बनाना। और लॉ या कानून को कहते हैं विधि, विधि निर्माण करना, लॉ मेकिंग। तो कोई भी कानून बनाने से पहले विधेयक लाना होता है। विधेयक इंग्लिश में बिल कहते हैं। विधेयक क्या होता है? प्रारूप या उसका ड्राफ्ट। तो कोई भी लॉ बनेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, एक रफ फॉर्मेट उसका बनाना है। अब रफ फॉर्मेट कोई भी बना सकता है। सरकार का मंत्री, मोदी की सरकार कोई मंत्री बनाएगा तो देन उसको सरकारी बिल कहेंगे, पब्लिक बिल। और कोई सांसद बना करके लाएगा देन उसको हम प्राइवेट बिल कह सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है, और दोनों को मिलकर के ही लॉ बनाना है। कोई भी सिंगल हाउस लॉ नहीं बना सकता, ये नियम है। क्योंकि एक हाउस ने अगर बिल को पास कर दिया है तो ये सेकंड हाउस के द्वारा भी, इट मस्ट बी पास्ड बाय द सेकंड हाउस, दूसरे सदन के द्वारा भी पास होना चाहिए। और फिर बाद में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तब बिल नहीं कहेंगे। सिग्नेचर के बाद ये बनेगा लॉ, और लॉ बनने के बाद सरकार देश में लागू करेगी, एक्टिवेट करेगी इसको, देन इसको कहेंगे एक्ट। सबसे पहला जो विधेयक होता है इसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। इस पर क्वेश्चन आता है। अब यहां पर अंतर आएगा संसद और राज्य को लेकर। मनी बिल और फाइनेंस बिल में संसद और राज्य दोनों एक ही तरीके से रहेंगे। देखिए, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल क्या है, इसको यह नाम क्यों दिया गया साधारण विधेयक? किसी भी विधेयक को पास होने के लिए मेजोरिटी की बात की जाती है। लोकसभा में जितने मेंबर हैं अभी 543, अगर 543 में से केवल 50% सांसदों से किसी भी प्रस्ताव को पास कराते हैं तो साधारण हो गया, ऑर्डिनरी। 245 सांसद अभी राज्यसभा में, इसका 50%, 50% यहां से पास किया, मतलब रिक्वायर्ड द मिनिमम मेजोरिटी। आधे सदस्यों को बस अपने पक्ष में करना है तो बहुत इजी टास्क हो गया। अगर कहा जाए 65% को अपने फेवर में करना तो थोड़ा मुश्किल आएगा। 50% लोगों को अपने फेवर में करना, दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट। तो साधारण विधेयक ऐसा विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अपने 50% से अधिक बहुमत से पास किया जाता है, कम मेजोरिटी चाहिए। अब इस विधेयक को सरकार का मंत्री भी ला सकता है या कोई प्राइवेट सांसद भी ला सकता है। और ऑर्डिनरी बिल के लिए कोई कंपल्सन नहीं होता कि ये लोकसभा से आएगा, राज्यसभा से आएगा। जब हम इस प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि किसी भी विधेयक को पास करने के लिए क्या राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है? तो साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के इस विधेयक को पार्लियामेंट में ला सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हु विल इंट्रोड्यूस द बिल? राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, ठीक है, मंत्री या कोई सांसद लाएगा। कहाँ लाओगे आप? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। अगर लोकसभा से आपने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा को पास करना है अपनी 50% मेजोरिटी से, 50% प्लस एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। देन फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा को इसमें मैक्सिमम होल्डिंग टाइम दिया जाता है कि 6 महीने का, विद इन 6 मंथ। 6 महीने में राज्यसभा को इस विधेयक को पास करना है। इतना लंबा टाइम क्यों दिया है? 7 दिन क्यों नहीं दिए? 6 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। इसका रीजन ये है कि लोकसभा से 99% बिल आरंभ होते हैं, तो लोकसभा बहुत स्पीड से काम करती है, उसमें वो लोग एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखते, टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत रहती हैं। तो रफ तरीके से काम करके लोकसभा अपने काम को राज्यसभा को दे देती है, लो तुम लोग टेक्निकली चीजों को देखो। अब आपने रफ सा गंदा सा नोट्स बनाया, मुझे चेक करने के लिए दिया, मेरा टाइम वेस्ट होगा ना उसमें। तो थोड़ा सा नोट्स चेक करने में अगर साफ राइटिंग में होता और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती तो मैं इसको 1 घंटे में चेक कर देता, लेकिन ग्रामेटिकल एरर बहुत है उसमें और राइटिंग भी गंदी है, देन 4 से 5 दिन का टाइम लग रहा है। तो लोकसभा बहुत स्पीड से काम करती है, तो टेक्निकली चीजों को वो लोग ध्यान नहीं रखते।
इसलिए राज्यसभा को टाइम दिया गया है। राज्यसभा कैन होल्ड द ऑर्डिनरी बिल मैक्सिमम फॉर द 6 मंथ। 6 महीने तक आप रख सकते हो। 6 महीने में आपको 4 डिसीजन लेने हैं। पहला, पास कर दो। दूसरा, पास नहीं कर सकते। तीसरा, रिटर्न कर दो वापस लोकसभा को। और चौथा डिसीजन है कि हमने उसमें कुछ करेक्शन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। अगर आपने पास कर दिया फिर तो कोई मैटर ही नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास गया, सिग्नेचर कर दिए, कानून बनेगा, देश में लागू कर दो। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया, इफ राज्यसभा डू नॉट पास द बिल, रिजेक्ट कर दिया या कोई संशोधन ऐसा कर दिया जो लोकसभा एग्री नहीं करती, तो देन 6 महीने का टाइम गुजर गया, 7वां महीना शुरू हो गया सोमवार से। तो लोकसभा को क्या महसूस होगा कि अच्छा, तुम्हारी जो मंशा है ना, इंटेंशन इस कानून को पास करने की थी नहीं, हमको पता था शुरू से, तुम इसको पेंडिंग में डालोगे, लटकाओगे। तो आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये बिल दोबारा से लोकसभा में चला गया बिना पास हुए। अब लोकसभा में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उन्हीं की सरकार तो बिल लेकर के आई है, वो जिद्दी है, पास होना चाहिए। राज्यसभा पास नहीं करेगी, दोबारा भेजेंगे, फिर पास नहीं करेगी, तो फिर क्या रास्ता निकलेगा? अनुच्छेद 108 में ये रास्ता दिया गया है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाओ। अभी लोकसभा अलग पास करती है, राज्यसभा अलग पास करती है। सरकार के पास लोकसभा में सीट बहुत ज्यादा होती हैं, राज्यसभा में कम होती हैं। बहुत ज्यादा सीट को कम सीट से मिला दें तब भी वो ज्यादा ही बनेगी। अगर दोनों सांसदों को एक बड़े हॉल में बैठा दें और फिर 50% मेजोरिटी से पास करवा दें तो आसानी से सरकार पास करवा देगी। तो भारत के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं और अनुच्छेद 108 में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के लिए कॉल करते हैं और क्या कहते हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक सेंट्रल हॉल में बैठना है। इस दिन कोई टाइम डेट डिसाइड हो जाता है। तो संयुक्त जब बैठक होती है किसी विधेयक पर, तब उसमें लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो अध्यक्ष बनता है और उस बैठक में ऑर्डिनरी मेजोरिटी से 50% बहुमत से इस विधेयक को पास करवा लिया जाता है। अब विधेयक पास हो गया, क्योंकि राज्यसभा में हमारे पास कम सांसद थे, लोकसभा में काफी ज्यादा थे, लेकिन दोनों को मिला दिया गया। मिलाने से थोड़ा सा ज्यादा निकल गया। सरकार ने कैलकुलेशन पहले ही कर रखा था, अगर दोनों को मिला दें तो हम जीत जाएंगे, लेकिन अभी अलग अलग पास करना पड़ा है तो हम हार रहे हैं। 75 साल में अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है जब इंडिया में ज्वाइंट सिटिंग हेल्ड किए गए, बुलाए गए। 1961 में दहेज रोकने वाला कानून बनाया गया। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। भारत के ज्यादातर नेता चाहते थे कि इसको अपराध मत बनाओ, एजुकेशन के थ्रू खत्म करो। सरकार चाहती थी एजुकेशन भी चलती रहेगी लेकिन इसको अपराध बनाना जरूरी है। पास हुआ। 1978 बैंकिंग सर्विस कमीशन अमेंडमेंट बिल 1978, एक बैंकिंग सर्विस कमीशन बनाओ कि भाई बैंकिंग सेक्टर पर यूनियन गवर्नमेंट का होल्ड होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन मेंबर्स को विरोध कर रहे थे। तो 1978 में दिस वाज अगेन पास एंड इन 2002 में आतंकवादी 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ तो पोटा कानून आया। अब संसद पर हमला किया आतंकवादियों ने, तो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सरकार को नए कानून की आवश्यकता थी। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे और बीजेपी तो ऐसे कानून बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, प्रोएक्टिव रोल में रहती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पोटा कानून बनाया, पार्लियामेंट में तो पास नहीं हुआ, दोनों को ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू पास करवा दिया। लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हट गई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और बनते दूसरे दिन उन्होंने पोटा को वापस ले लिया, मना कर दिया। उनका कहना था कि ये कानून किसी एक कम्युनिटी को, इस्लामिक कम्युनिटी को टारगेट करता है, जबकि ये बात गलत थी। कानून सबके लिए बनता है, उसमें कोई कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाता। अब देखिए इस पर जो टेढ़े मेढ़े जो सवाल आ रहे हैं वो आपको समझना है कि अभी हमने पढ़ा है कि बिल लोकसभा से राज्यसभा में गया है, तो राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकती है। 6 महीने में अगर तुमने पास नहीं किया तो ये वाली स्थिति हमको आनी होती। लेकिन अगर हमने बिल को राज्यसभा के थ्रू एंट्री दी है, ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द राज्यसभा एंड देन एंटर इनटू लोकसभा, राज्यसभा से लाए हम, अब लोकसभा को भेजा गया है। तो देन संविधान क्या कहता है, हाउ लॉन्ग लोकसभा कैन रिटेन अ बिल, कितने समय के लिए लोकसभा रोक सकती है? संविधान में लिखा हुआ है कि देयर इज नो फिक्स टाइम। उल्टा आओगे राज्यसभा से लोकसभा की ओर तो लोकसभा का कोई निश्चित समय नहीं है।
कब तक आपको उसको पास करना है। यहाँ पे आपने बोल दिया राज्यसभा की 6 महीने का है मैक्सिमम टाइम, लोकसभा बनी है। अगर लोकसभा ने इसको पास नहीं किया तो क्या संयुक्त बैठक होगी? देन नहीं होगी। अगर लोकसभा उसको कैंसिल कर देती है तो देन ये फिर कानून कैंसिल ही हो जाता है। इट मींस लोकसभा इज टू मच स्ट्रॉन्ग देन द राज्यसभा। लोकसभा ज्यादा मजबूत है। मजबूत है इसलिए कोई भी काम मजबूत से कमजोर की ओर जाता है, कमजोर से मजबूत की ओर नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्शन कर देगा। तो लोकसभा साधारण विधेयक को पास नहीं करती है तो वहीं स्टॉप हो जाता है, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। लोकसभा से राज्यसभा की ओर जाएगा तब संयुक्त बैठक इसमें हो सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा की तरफ से आया तो लोकसभा में क्या डिसीजन होगा। दूसरा पूछा जाता है, हम पढ़ रहे हैं इसको भारत की संसद के मामले में, और संसद को राज्यों में कहते हैं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। 99% चीजें कॉमन है संसद में और राज्यों में, 1-2% में अंतर आएगा, तो वो अंतर एक यहां भी है। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है, राइट, कल हमने पढ़ा है। तो विधानसभा वीएस विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, कल हमने नोट किया था। अगर ऑर्डिनरी बिल को विधानसभा से भेजा गया है, विधानसभा लोकसभा की जैसी होती है, फर्स्ट हाउस, विधान परिषद में गया तो विधान परिषद उसको मैक्सिमम 3 मंथ के लिए होल्ड कर सकता है। लोकसभा से राज्यसभा में गया है साधारण विधेयक, तो राज्यसभा ने मैक्सिमम 6 महीने के लिए होल्ड किया। राज्य में 3 मंथ का टाइम दे रखा है। राज्यसभा ने 6 महीने के भीतर कोई एक्शन नहीं लिया तो संयुक्त बैठक में काम हो सकता है। अगर विधान परिषद ने विद इन 3 मंथ, 3 महीने में कोई निर्णय नहीं लिया तो क्या होगा, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। तो फिर पास कैसे होगा? पास नहीं होगा तो राज्य का काम कैसे होगा? सरकार गिर जाएगी, सरकारें काम नहीं कर पाएंगी। तो राज्य के मामले में क्या रास्ता निकाला गया है? हमने आपको 3 महीने का टाइम दिया था ना, यू डिडंट टेक एनी एक्शन विद इन द 3 मंथ, आपने कोई निर्णय नहीं लिया 3 महीने में, तो फिर ये बिल 3 महीने के बाद वापस लौट के विधानसभा में आ गया। अब विधानसभा दोबारा से पास करती है, दोबारा पास करके फिर दोबारा भेज दिया विधान परिषद को। इस बार क्या कहा, 1 महीने का टाइम है मैक्सिमम। पास कर दिया तो ठीक है, नहीं पास किया तो क्या होगा, बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउस। 1 महीने में पास नहीं किया तो इसको पास माना जाएगा और गवर्नर के पास भेज देंगे फाइनल सिग्नेचर के लिए। तो साधारण विधेयक पर राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक नहीं होती है। यही वो टेढ़ा मेढ़ा सवाल है जो आ चुका है, राइट। यहां भी बिल्कुल लोकसभा और विधानसभा की सेम पावर है। अगर साधारण विधेयक को विधान परिषद से शुरू किया और विधानसभा में लाए तो विधानसभा कितने समय तक रोक सकती है, कितने दिन में निर्णय लोगे तो मेरे विधेयक पर, देयर इज नो सर्टेन टाइम लिमिट। और विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट है फिर ये। वैसे ही राज्यसभा से आया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट है, आगे नहीं बढ़ सकता। नीचे से ऊपर जाओगे तो आगे फर्दर रास्ता दिखाया गया है संविधान में, ऊपर से नीचे आओगे तो देन फिर ये एक सीमा पर आगे बंद हो जाता है, आगे कोई रास्ता जाता ही नहीं है, ठीक है। तो साधारण विधेयक का क्वेश्चन इस तरीके से आता है। इसके बाद है मनी बिल, धन विधेयक। इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है, भारत सरकार का जो खजाना होता है उसे कहते हैं संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का पैसा रखा जाता है इस फंड में जिसे हम संचित निधि कहते हैं, कंसोलिडेट फंड। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी मालकिन होती है, आरबीआई के गवर्नर के अंडर में रहता है। जैसे आप ऐसे सोचो, हमारे घर में माता पिता जो पैसा कमा के लाते हैं वो पैसा कहाँ रखा जाता है, 50% तो घर का खर्चा चलाने में खर्च हो जाता है। जो पैसा बचता है कुछ एफडी करा रखे हैं सेविंग अकाउंट्स में, LIC XYZ में चीजों में चला जाता है। सरकार की जो कमाई होती है भारत सरकार की, 1000 ट्रक नोट सरकार कहाँ रखती है नोटों को, मुझे भी बता दे, एक ट्रक में भी भरवा लूं मेरे लिए। तो सरकार की जो कमाई होती है, सरकार इस पैसे को कहाँ रखती है, आरबीआई के पास। और आरबीआई के पास इतने बड़े लॉकर और तिजोरी और वो सारी चीजें हैं, गोडाउन। हाँ, आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे और इंडिया के 6 स्थानों पर रीजनल सेंटर बना रखे हैं। जयपुर में बना हुआ है सुबोध कॉलेज के पास। अभी ऊपर से दिखता है लंबा चौड़ा, लेकिन नीचे बेसमेंट देखो इसमें, 10-20 ट्रक नीचे चले जाते हैं बेसमेंट में और नोटों को खाली करके बाहर आ जाते हैं।
लेकिन इसमें जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो पैसा निकाल नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते। 5 लेयर की सिक्योरिटी है, एम्प्लॉइज को भी इतना ज्यादा डिटेक्ट किया जाता है, हर टेक्नोलॉजी लगा रखी है। और इसके जो नो अलार्म है जयपुर के कलेक्टर ऑफिस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जयपुर पुलिस के कमिश्नर के ऑफिस से जुड़ा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको इसमें चोरी करनी हो तो चोरी नहीं कर सकते, लेकिन एक रास्ता मैं बता रहा हूँ, वहां से हो सकता है। बताना मत मैंने बताया है, बाद में गवाही दे दो सर बता के दे। इसके पीछे सड़क है, फिर मोती डूंगरी गणेश जी महाराज का मंदिर आता है, पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे से सुरंग खोद के लाओ जमीन के नीचे से, आधा किलोमीटर पीछे से, और सुरंग नीचे बेसमेंट में खुलनी चाहिए, उसमें अलार्म काम नहीं करेगा। उस तरीके से आप चोरी कर सकते हो। बाकी और कोई रास्ता इसका नहीं है। इंडिया में जितनी भी जेल ब्रेक की घटनाएं होती थी, भारत के कैदी जेलों में नहीं रुक पाते, जेल तोड़ देते, इसीलिए अंग्रेज सरकार ने अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल बनाई, क्योंकि भारत के लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। तो वैसे ही जेल ब्रेक की घटनाओं को रोकने के लिए अंग्रेजों ने दिमाग लगाया था कि भारतीय लोग दीवार तोड़ के नहीं जाते, दीवार के नीचे से सुरंग खोद के लाते हैं वो, और फिर अपने कैदी को भगा ले जाते। खैर, तो धन विधेयक का अर्थ होता है कि भारत सरकार का जो खजाना होता है, ट्रेजरी होती है, वो संचित निधि है, आरबीआई के पास रहती है। तो इसमें से कोई भी पैसा आपको निकालना है या जमा करना है तो ये कानून के रास्ते से होगा। इसमें पैसे का रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है। एक भी पैसा मोदी जी की सरकार ने निकाला है तो वो शो होना चाहिए डेट वाइज, और मोदी जी का सिग्नेचर हो रखा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई भी प्रधानमंत्री इसमें से 5-10 हजार करोड़ रुपए ऊपर नीचे कर जाएगा और देश को नुकसान हो जाएगा, और फिर आप ढूंढते फिरो कौन कर गया ये सब। तो इसमें से पैसा निकालना है या डिपॉजिट करना है, जमा करना है, तो उसके लिए हमको मनी बिल लाना पड़ेगा। देश में कोई कर लगाना है या कर की दर को चेंज करना है, 20% टैक्स या 30% करना है या 25 से 15% करना है, तो मनी बिल लाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा खजाना होता है, इस खजाने के दम पर ही हम विदेशों से कर्जा ले सकते हैं। जापान की सरकार कर्जा देती है तो वो क्या कहती है, तुम्हारी हैसियत क्या है, हैसियत बताओ। अरे हमारा खजाना बड़ा पड़ा है। बैंक जब आपको लोन देता है तो बैंक आपका स्टेटस पूछता है। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो आपको सैलरी स्लिप बैंक में देनी पड़ती है। तो बैंक क्या कहता है कि तुम इस ग्रेड के अधिकारी हो तो 70% तक लोन ले सकते हो, और तुम बड़े लोन मत चुकाओ। तो बैंक क्या करेगा, आपके डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएगा, और तुम लोन लेकर के भाग गए तो बैंक क्या कर देगा डिपार्टमेंट को कि इसकी सैलरी इसके खाते में नहीं, सीधे बैंक के खाते में आएगी। कब तक, जब तक विद इंटरेस्ट नहीं जाता। और प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी अगर वो लोन ले रहा है बैंक से, तो बैंक पर उसमें बहुत सारी चीजें पूछता है, करते क्यों प्राइवेट सेक्टर में आप, आपकी हैसियत क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है आपके नाम जयपुर में या कहीं गांव में, उस आधार पर फिर आपको फंडिंग की जाती है। तो भारत सरकार अपने खजाने को दिखा करके दुनिया को देशों में, देखो खजाना छोटा मोटा नहीं है, भरा पड़ा है, 700 अरब डॉलर बड़ी पड़ी है, इस दम पर हमको पैसा दे दो उधार, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, इतना खजाना हमारा ऑलरेडी है। तो एक लेवल हमको अपने खजाने का मेंटेन करना होता है, उसको खर्च नहीं करते। तो धन विधेयक 109 में बताया गया है कि कैसे पास होगा, टेढ़ी प्रक्रिया है, और 110 में इसकी परिभाषा बताई गई है। तो 109 में इसकी प्रक्रिया क्या, देखिए, धन विधेयक को पास करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट रिक्वायर्ड है। एक मिनट बात मत दिया करो बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपति की अनुमति लेनी है। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। तो राष्ट्रपति की अनुमति, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पहले स्पीकर को दिया जाता है, स्पीकर कंफर्म करते हैं क्योंकि स्पीकर ने धन विधेयक की परिभाषा पढ़ रखी है, उनके पास टेबल पर पढ़ाई हुआ है उसकी जेरॉक्स कॉपी, 5-6 पॉइंट है उस परिभाषा में। स्पीकर सर्टिफाइड कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं, सर्टिफिकेट लगाते हैं, यस इट इज अ मनी बिल। अब लोकसभा में देते हैं प्रधानमंत्री की सरकार को, पास कर दो इसको। और लोकसभा में सरकार के पास हमेशा ज्यादा सांसद होते हैं, लोकसभा में तो पास 100% होता है, रुकने का सवाल ही नहीं बनता। लोकसभा से पास होने के बाद देने गया फिर राज्यसभा में। राज्यसभा मनी बिल को मैक्सिमम 14 डेज 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को क्या निर्णय लेना है, पास कर दो। पास मत करो, कंप्लीटली आपने विदहोल्ड कर दिया उसको,
नहीं अनुमति दी, रिजेक्ट कर दिया, और उसमें कोई करेक्शन कर दो, संशोधन, या फिर लोकसभा को वापस रिटर्न कर दो। अगर राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर इसको रिजेक्ट कर दिया तो लोकसभा इसको रिजेक्ट नहीं मानेगी। आपने कोई ऐसा अमेंडमेंट, कोई ऐसी नया पॉइंट बता दिया कि हमारे अनुसार इसमें 2 पॉइंट और जोड़ लो, लोकसभा उससे एग्री नहीं करेगी। और 14 दिन हो गए, ना तो आपने रिजेक्ट किया, ना पास किया, ना उसमें कुछ नया जोड़ा, और आज 15वां दिन शुरू हो गया सुबह से, तो फिर ये बिल रिटर्न होकर के लोकसभा में चला जाएगा। लोकसभा इसको सर्टिफाइड कर देती है कि हाँ ये पास हो गया, भले ही तुमने पास नहीं किया, तुमको 14 दिन का टाइम दिया गया था सोचने विचारने के लिए। यह है लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर, यानी राज्यसभा को कुछ मामले में काफी कमजोर रखा गया है। अगर कमजोर नहीं रखोगे तो राज्यसभा के सांसद अलग अलग पार्टियों के होते हैं और वो सरकार को काम नहीं करने देंगे। सरकार काम नहीं करेगी तो देश पीछे रह जाएगा। प्रधानमंत्री के हाथ में इतनी पावर तो देनी होगी ना हमें कि समय के अनुसार आप देश चलाने के लिए कानून बना सकें, और राज्यसभा बार बार कानूनों को रोकेगी तो देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज लोअर देन द लोकसभा, इसलिए राज्यसभा की पोजीशन लोकसभा से नीचे रखी गई है। मना करने के बाद भी पास हो गया, रिजेक्ट करने के बाद भी पास हो गया, तो तुम्हारे रिजेक्शन का कोई महत्व नहीं है, तुम ना बोलोगे तब भी पास मानेंगे। अब राष्ट्रपति के पास गया। अब ये भी क्वेश्चन आता है धन विधेयक पर राष्ट्रपति कौन सी वीटो पावर का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति धन विधेयक को रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट, और पॉकेट वीटो का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सरकार के पास रिटर्न नहीं कर सकते इसको, क्योंकि सरकार के पास आपने लौटा दिया तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि अच्छा राष्ट्रपति तुम सरकार से ज्यादा पढ़े लिखे हो। सरकार ने कितने टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों से इसको दिखाया है, उन्होंने 100% ग्रीन सिग्नल दिया है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, तब राष्ट्रपति ने लौटा दिया। तो मतलब गवर्नमेंट की इमेज पर बट्टा लगा दिया ना आपने। कैसे कैसे लोगों को वित्त मंत्री बना दिए राज चलते लोगों को, उनको काम करना आता है क्या? सरकार की बेइज्जती हो जाएगी। सो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द गवर्नमेंट। राष्ट्रपति धन विधेयक को सरकार को लौटा नहीं सकते। राष्ट्रपति की 3 वीटो पावर होती है ना, आगे हम पढ़ेंगे, तो पढ़ लिया ना वीटो पावर। तो हाँ, तो तीसरी जो वीटो पावर होती है पॉकेट वीटो, उसका प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट वीटो पावर एब्सोल्यूट का प्रयोग हो जाएगा, और सेकंड सस्पेंडरी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो धन विधेयक है संसद के मामले में सेम प्रोसेस ये राज्य में ही आएगा। राज्य में राज्यपाल की अनुमति से लाना है, केवल विधानसभा में आएगा, विधानसभा का स्पीकर सर्टिफाइड करेगा, विधानसभा के बाद सेकंड हाउस विधान परिषद में जाएगा। अगर है तो राजस्थान में ही नहीं है तो यहीं पर रुक गया है। उत्तर प्रदेश में यहाँ भी जाना पड़ेगा, बिहार में जाना पड़ेगा। विधान परिषद 14 दिन का टाइम मिलेगा, डिसीजन लो, नहीं लिया तो पास माना जाएगा, राज्यपाल के पास भेज दिया, राज्यपाल फाइनली सिग्नेचर करेगा। जो सेंटर में प्रोविजन है सेम आर अप्लाइड इन द स्टेट। साधारण विधेयक के मामले में केंद्र और राज्य में अंतर है। फाइनेंस बिल आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 में वित्त विधेयक के लिए कहा गया है। देखिए इस पर क्वेश्चन आ जाता है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक माने जाते हैं। ऑल द मनी बिल्स और द फाइनेंस बिल। तो धन विधेयक का सर्किल गोला छोटा है, बड़े गोले मारा है वित्त विधेयक में। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। इसका मीनिंग ये है कि कोई विधेयक जब सरकार लाती है तो उसमें धन विधेयक के जो पॉइंट्स हैं वो तो हैं, लेकिन कोई एडिशनल पॉइंट भी सरकार ने जोड़ रखा है। जैसे टैक्स लगाया सरकार ने, तो टैक्स लगाया, टैक्स से पैसा आएगा, धन विधेयक हो गया। लेकिन उसमें सरकार ने ये भी लिख रखा है कि इतना पैसा टैक्स से आएगा, और इतना पैसा किससे आएगा? एयर इंडिया को, टाटा को बेचने 50,000 करोड़ में। अब एयर इंडिया भारत सरकार की कंपनी है, टाटा को बेची आपने, तो टाटा को जो पेमेंट टाटा इंडिया को करेगा तो वो टैक्स का पार्ट नहीं है ना, लेकिन धन तो है वो, तो धन है तो कहां रखेंगे? फाइनेंस मानेंगे। ऐसे ही सरकार ने कोई पैसा कहीं से लिया, जापान से उधार लिया, उधार पैसा लिया है, देन वो मनी बिल हो गया। लेकिन सरकार ने उसमें ये भी जोड़ रखा है कि 2025-26 में इतना पैसा बुलेट ट्रेन के लिए जापान से आएगा, और इतना पैसा झारखंड में कोयले की 100 खानों को नीलाम करने से आएगा। तो जिंदल परिवार को आपने कोयले की खानें नीलाम करनी है 10 साल के लिए, तो पेमेंट कर रहा है ना जिंदल परिवार। तो कोयले की खान से पैसा आया, वो आपने उसी में दिखा रखा है।
सो धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक का एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ और भी जोड़ा हुआ है, तो प्योर मनी बिल नहीं हुआ, फाइनेंस बिल में चला जाएगा। तो कोई भी बिल जिसमें मनी बिल के साथ गवर्नमेंट की इनकम का कोई एडिशनल 1 2 3 पॉइंट और सरकार ने दिखा रखे हैं, तो फिर गवर्नमेंट इसको फाइनेंस बिल के अंतर्गत ले जाती है। फाइनेंस बिल टेक्निकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो फाइनेंस बिल होता है वो धन विधेयक की तरह से होता है, दूसरा और तीसरा जो विधेयक है वो धन विधेयक की तरह से नहीं होता है। इसलिए वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक हो सकती है, ये क्वेश्चन आ रखा है, संयुक्त बैठक हो सकती है, धन विधेयक पर कभी नहीं होगी, ऑर्डिनरी बिल पर हमेशा होगी, और वित्त विधेयक पर भी हो सकती है, क्योंकि वित्त विधेयक जो टाइप 1 होता है वो तो 100% मनी बिल है, वो तो है ही मनी बिल, उसको हटा दो। टाइप 2 और टाइप 3 की बात हो रही है, वो साधारण विधेयक की तरह से पास होते हैं, और साधारण विधेयक में तो दोनों ही अड़ जाते हैं आपस में। राज्यसभा 6 महीने नहीं पास करता, बोलो क्या कर लोगे, कर क्या लेंगे, संयुक्त बैठक बुलवाएंगे, राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे हम, राष्ट्रपति कॉल करेंगे तब पास करवा लेंगे। ठीक है, तो यहां तक लिखते हैं, लिखिए अगला टाइटल बनाओ, विधि निर्माण कानून निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, विधि निर्माण की प्रक्रिया। पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट 1 लिखो, कानून बनाने से पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, कानून बनाने से पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। बिफोर द लॉ ए ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, कानून बनाने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है। बिफोर द लॉ ए ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट, इस प्रारूप को विधेयक कहते हैं, द ड्राफ्ट इज कॉल्ड बिल, इस प्रारूप को विधेयक कहते हैं, द ड्राफ्ट इज कॉल्ड बिल। सेकंड पॉइंट, कानून बनाने से पहले बिफोर द लॉ ए ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द ड्राफ्ट इज कॉल्ड बिल, और इस प्रारूप को विधेयक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, बिल्स आर ऑफ 2 काइंड, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट ए, सरकारी विधेयक, पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक, पब्लिक बिल, गवर्नमेंट बिल, डैश करके लिखेंगे। जो विधेयक केवल मंत्री द्वारा लाए जाते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं। जो विधेयक केवल मंत्री द्वारा लाए जाते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं। दोज बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ओनली, दोज बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ओनली आर कॉल्ड द पब्लिक बिल। तुमने वो अपना रजिस्टर तो मुझे दिया ही नहीं कल, आज है, अभी है, अभी, हाँ तो अभी निकाल दो, दे दो मुझे, अभी दे दो निकाल के। पूरा है ना, कोई क्लास एब्सेंट नहीं है ना उसमें? हाँ देखो, अरे मुझे किसी को देना था, बीच में मतलब आगे कुछ और भी है, हाँ मैं देख लूंगा, पूरा ज्योग्राफी है ना? तुम्हारा कम कितना है, पढ़ाया तो बहुत ज्यादा था। नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ाया है? अरे नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ाया है, पिछली बार तो क्लास ही बहुत लंबी लिए, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक करवाए। चलो मैं देख लूंगा ना, लिख लिया। दूसरा लिखिए बी पॉइंट, निजी विधेयक, प्राइवेट बिल, निजी विधेयक प्राइवेट बिल में लिखेंगे ऐसा विधेयक जो मंत्री के अलावा किसी भी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा विधेयक जो मंत्री के अलावा किसी भी सांसद, मतलब सरकार का सांसद भी हो सकता है, विपक्षी पार्टी का भी, ऐसा विधेयक जो मंत्री के अलावा किसी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, द बिल
introduced by any member of parliament, introduced by any member of parliament other than the ministers, other than the minister. अब एक टेबल बनाओ, एक टेबल बना के लिखते हैं, एक 2 ब्लॉक की टेबल बनाओ। फर्स्ट ब्लॉक में लिखो लोकसभा और सेकंड में राज्यसभा। हाँ, नहीं तो बार बार रिपीट करना पड़ेगा चीजों को, टेबल के थ्रू सही रहेगा। पेज के बीच में लाइन खींचेंगे, लेफ्ट साइड में लोकसभा और राइट में है राज्यसभा। लोकसभा के नीचे लिखो साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक, लोकसभा के नीचे टाइटल बनाना है ऑर्डिनरी बिल। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर assent of president, there is no requirement of prior assent of president। assent, ASSENT, अनुमति, assent of president। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हाँ लोकसभा में लेंगे। सेकंड पॉइंट, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हो सकता है। द बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। राज्यसभा में लिखेंगे द बिल मे इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राज्यसभा में लिखेंगे विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है, यानी दोनों में से कहीं से भी स्टार्टिंग हो सकती है। हाँ, विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है। द बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तीसरा पॉइंट, लोकसभा में 50% से अधिक बहुमत, 50% से अधिक बहुमत से विधेयक पास किया जाता है। 50% से अधिक बहुमत से विधेयक पास किया जाता है। बिल इज पास्ड बाई मोर देन 50% मेजोरिटी। राज्यसभा में लिखेंगे इसके जैसा ही, समान, सिमिलर, 50% मेजोरिटी से ही। राज्यसभा में लिखेंगे, अगला पॉइंट लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में लिखेंगे, राज्यसभा में लिखेंगे विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक, विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है, अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। मैक्सिमम होल्डिंग या रिटेनिंग ए बिल फॉर 6 मंथ, अधिकतम 6 महीने तक विधेयक को रोक सकती है। लोकसभा में लिखेंगे अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 इंक्लूड प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 118 के अधीन, हाँ इसी में लोकसभा में अनुच्छेद 118 के अधीन जब संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा का स्पीकर उसका अध्यक्ष होता है।
आर्टिकल 118 at the time of joint sitting, at the time of during the joint sitting, speaker of Lok Sabha is the presiding officer. जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है. राज्यसभा में लिखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. राज्यसभा में लिखेंगे सभापति या उपसभापति को पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया जा सकता. स्पीकर मान लो उस दिन पेट खराब हो गया, नहीं आ पाए. डेप्टी स्पीकर, उनकी मम्मी की डेथ हो गई उस दिन, अब क्या होगा? हाँ, दोनों की मान लो एक साथ ही हो गई. तो तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही है उस समय, तो लोकसभा के जो सांसद हैं उनमें से कोई सीनियर मोस्ट सांसद जो बहुत डिसेंट से पर्सन हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो, तो उसको लोकसभा की सांसद भेजे. यानी ज्वाइंट सिटिंग में क्या हो रहा है? राज्यसभा की पोजीशन एकदम डाउन है. प्रिसाइडिंग ऑफिस स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर को बुलाने की जरूरत है. चेयरमैन को बुला लो ना, वो तो उपराष्ट्रपति होता, नहीं बुलाएंगे. वाइस चेयरमैन, वो मेंबर होता है राज्यसभा, उसको बुला लो, उसको भी नहीं बुलाना है. बहुत कमजोर पोजीशन होती है. क्या लिखा राज्यसभा में? सभापति उपसभापति को कभी भी संयुक्त बैठक में पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया जाता. चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कभी भी पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया जाता. चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन नेवर बिकम प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन जॉइंट सिटिंग. प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन जॉइंट सिटिंग. अगला पॉइंट लिखेंगे लोकसभा में. लोकसभा साधारण विधेयक को कितने भी समय के लिए रोक सकती है, कोई समय सीमा नहीं है. लोकसभा में होल्ड ऑर्डिनरी बिल फॉर इंडेफिनिट टाइम. लोकसभा साधारण विधेयक को कितने भी समय के लिए रोक सकती है, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है. मे होल्ड ऑर्डिनरी बिल फॉर इंडेफिनिट टाइम. और यदि लोकसभा ने उस विधेयक को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तब विधेयक समाप्त हो जाता है. इफ लोकसभा रिजेक्ट द बिल, इट इमीडिएटली एंड. इट इमीडिएटली एंड. इट इमीडिएटली एंड. हाँ, अगला पॉइंट लिखिए लोकसभा में. स्पीकर का रिजेक्ट कर दिया मतलब मना कर दिया, हम इसको पास नहीं करते. लोक जैसे राज्यसभा से बिल आया, अब आपने लोकसभा को दिया, आप पास कर दो. कितने दिन में पास करोगे? कोई समय सीमा नहीं है संविधान में. तो हमने अब पास कर दिया तो कोई बात नहीं है, नहीं पास किया तो फिर क्या होगा? एंड हो गया वो. यहाँ एंड नहीं हो रहा ना, यहाँ अपने पास नहीं किया 6 महीने में, तो हम आगे जा रहे हैं ना, 6 महीने से आगे 7वें महीने में ज्वाइंट सिटिंग की ओर जाना, पास कराना है हमको. रिवर्स नहीं हो सकता ये. नीचे लिखिए लोकसभा में लिखेंगे 3 संयुक्त बैठक, 3 ज्वाइंट सिटिंग. 3 संयुक्त बैठक लिखिए. पहला पॉइंट 1 लिखिए इसमें, या पॉइंट ए लिखिए. 1961 में दहेज निरोधक कानून पर 1961 डाउरी प्रिवेंशन एक्ट. डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961. अभी तक 75 साल में 3 बार ही हुआ है ऐसा. जब सरकारें अड़ जाती हैं आपस में तो दिक्कत आती है. पहला हो गया पॉइंट ए. बी पॉइंट 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग पर बैंकिंग सर्विस कमीशन 1978.
और सी पॉइंट पोटा कानून 2002, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज एक्ट, पोटा कानून 2002, पोटा एक्ट 2002। अब टेबल के नीचे नोट डाल के लिखिए, राज्य विधानमंडल में, नोट में लिखिए, राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक पर, हाँ अभी थोड़ा सा, राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद की स्थिति इस प्रकार होती है। राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद की स्थिति इस प्रकार होती है। द अथॉरिटी ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, द अथॉरिटी ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद on a ordinary bill is different from the parliament, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है कल लिखा देंगे, मैं दे दूंगा आपको, है ना, मैं अभी घर पे जाके पहले देखूंगा इसको।